हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं असीम भारद्वाज कंपटीशन बाबा 360 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे 8 लेक्चर हो चुके थे और 9वां लेक्चर आज हमें करना है। और आज वाले लेक्चर के बाद आधुनिक भारत जो हमारा है वो 50% कवर हो जाएगा। 9 लेक्चर लग चुके हैं आज तक, आज वाले लेक्चर को मिलाकर। इसके बाद 9 से 10 लेक्चर और आएंगे, जिसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्या क्या हमें आज के कक्षा के अंदर पढ़ना है, और आपसे निवेदन है कि कक्षा के बाद फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कोई आपको अच्छी बात या बुरी बात जो भी जैसे लगती है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कक्षा आपको अच्छी लगती है, इससे कुछ फायदा आपको हो रहा है तो लाइक करके जाएं, और अगर इससे नुकसान हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कमी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में उस कमी को बताकर डिसलाइक करते हुए जरूर जाएं। आइए शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के अंदर तीसरा भाग हमारा चल रहा था। 6 भागों में हमने आधुनिक भारत को बांटा था, जिसके अंदर से तीसरा पार्ट हमारा चल रहा था, और आज की कक्षा के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा, आज उसको कंप्लीट करके ही हम जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल्स को हम पढ़ रहे थे तीसरे भाग के अंदर, और उनके शासनकाल के अंदर घटित होने वाली घटनाओं को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 गवर्नर जनरल्स का अध्ययन हम कर चुके थे। अब इसके बाद में आगे बचे हुए 6 गवर्नर जनरल्स और हैं, जिनका अध्ययन हमें आज की कक्षा के अंदर करना है। चलिए, आज की कक्षा में जिन गवर्नर जनरल्स का हम अध्ययन करेंगे उनमें से फर्स्ट वन लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकंड हमारे इनके बाद जो आए थे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। इनके समय भी साथ साथ में आप राइट कीजिएगा कि कब से कब तक रहे थे। ये रहे थे 1828 से 1835। ऑकलैंड रहे थे 1836 से 1842, और ये रहे थे 1842 से 1844। इसके बाद आए हेनरी हॉर्डिंग। हेनरी हॉर्डिंग, और ये रहे थे 1844 से 1848। और इसके बाद सबसे फेमस, यू नो वेरी वेल, लॉर्ड डलहौजी। ये रहे थे आपके 1848 से 1856। और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो रहे थे 1856 से 1862। ठीक है, तो ये 6 गवर्नर जनरल्स हैं जो आज की कक्षा के अंदर जिनका हमें अध्ययन करना है, यानी इनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को हमें पढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि 6 गवर्नर जनरल्स आज की कक्षा का हमारा विषय रहेगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। इसको इरेज करके अब एक एक गवर्नर जनरल को उठाएंगे और उनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटना को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1828 से 1835। अप्रोक्सीमेटली इन 7 सालों के दौरान ये रहे थे। अब अध्ययन करना शुरू करते हैं इनके बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी घटनाएं हैं उनको देखिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके बारे में, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब तक जो गवर्नर जनरल्स आपने पढ़े थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल्स थे हमारे सिर्फ बंगाल के ऊपर आते थे, बंगाल के ऊपर अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल कहने की बजाय पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहना आरंभ कर दिया। और पहले ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाज सुधार के लिए जाना जाता है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए इनको जाना जाता है, समाज सुधार के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी हमारे अलग अलग धर्मों के अंदर जो कि हमारे सामाजिक जीवन के लिए व्यर्थ थी और आलोचनात्मक थी। उनको इन्होंने क्या किया था? समाप्त किया था और कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आए थे। चलिए शुरुआत करते हैं इनके बारे में पढ़ना। सबसे फर्स्ट वन थिंग, नाम आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका उत्थान इन्हीं के समय पे हुआ था। उत्थान का मतलब है कि इन्होंने जो अपने प्रयास किए थे समाज सुधार के अंदर, आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने जितने भी प्रयास किए थे समाज सुधार के लिए वो इन्हीं के टाइम पे किए थे। राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने, क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन बंधवाने के लिए ये लंदन गए थे ब्रिटिश लोगों के पास, संसद के पास, इसलिए उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। हालांकि पेंशन बंधवा नहीं पाए थे लेकिन गए थे इनकी पेंशन के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो हुआ था 1772 से और 1774, ये दो डेट हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं। वैसे कुछ बुक्स के अंदर आपको 1772 मिलेगा और कुछ बुक्स के अंदर आपको 1774 मिलेगा। ये ऑथेंटिक बुक्स की मैं आपको बता रहा हूं, लोकल गाइड की नहीं बता रहा। ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ये दोनों राय मिलती हैं। एग्जाम के अंदर आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, 1772 भी मिल सकता है, 1774 भी मिल सकता है आपको। इस टाइम पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1833, 1833 ईस्वी में। इसी टाइम पे इनकी मृत्यु हुई थी। आइए अब जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे समाज सुधार के लिए। एक कार्य है इनका सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 में सती प्रथा का अंत इन्होंने करने में सहायता की। किसकी सहायता की? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। या किस समाज सुधारक ने सती प्रथा का अंत किया? राजा राम मोहन राय। या किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब हुआ? 1829 के अंदर। किसके टाइम पे? बेंटिक के टाइम पे। ये तो हुआ सीधा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा भी अगर घुमा के क्वेश्चन देगा एग्जाम के अंदर, पीसीएस वगैरह का एग्जाम दोगे तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई बताओ सती प्रथा का अंत तो आपको पता है, तो आप लेकिन ये बताओ कि बंगाल के अंदर सती प्रथा का अंत कब किया गया? देखिए, बंगाल के अंदर शुरुआत से ही किसका अधिकार रहा? ब्रिटिश अंग्रेजों का अधिकार रहा, कंपनी का। वहां पे इन्होंने सती प्रथा का अंत कब किया? तो वो आप 1798 में ही कर दिया था, 1817 भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, बंगाल के अंदर। इसके अलावा सती प्रथा से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि गोवा के अंदर सती प्रथा को किसने बैन किया? तो वहां पे किसका राज था? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने ही क्या किया था? उसको अंत किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया था? सती प्रथा को बैन किया था। कहां पे? गोवा के अंदर। अच्छा, एक और पूछ सकता है चिनसुरा जो जगह है इंडिया के अंदर, वहां पे सती प्रथा को किसने बैन किया था? तो यहाँ पे किसका अधिकार था?
डचों का, तो किसने बैन किया? डचों ने किया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में किसने बैन किया? पौंडीचेरी में किसका शासन था? फ्रांसीसियों का। तो वहां पे सती प्रथा को किसने बैन किया? फ्रांसीसियों ने किया। इस प्रकार से सती प्रथा से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक देखने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगता है, सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट्स इट। बट इसी को थोड़ा सा और अगर पीसीएस लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे आप जाओगे तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि गोवा के अंदर किसने किया, बंगाल के अंदर सबसे पहले किसने किया और कब किया, और पौंडीचेरी के अंदर किसने किया, चिनसुरा के अंदर किसने किया। ये पहला काम था किसका? राजा राम मोहन राय का, जो इन्होंने किया था। राजा राम मोहन राय ने एक सभा बनाई थी, नाम आपने सुना होगा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा बनाई थी, ये बनाई थी 1814 में। सब जो जितने भी ये संस्थाएं थी, ये सारी की सारी संस्थाएं बनाई गई थी समाज सुधार के लिए। तो आत्मीय सभा बनाई थी 1814 के अंदर। इसी आत्मीय सभा को 1828 में एक दूसरे नाम से जाना जाने लगा, कलकत्ता के अंदर दूसरे नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। कब? 1828 में। और किसका बदला हुआ नाम था ये? आत्मीय सभा का, जिसको राजा राम मोहन राय ने 1814 के अंदर निर्मित किया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय से आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि एक हिंदू कॉलेज का नाम सुना होगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना या हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था? इनकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही करवाई थी। ठीक है, याद रखें। और इसके साथ में एक और चीज याद रखें कि हिंदू कॉलेज जो है, इसको एस्टेब्लिश करवाने में राजा राम मोहन राय के साथ एक और किस व्यक्ति ने योगदान दिया? तो वो दिया था हेनरे ने। और ये कब बना था? 1817 में ये बना था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और इनके साथ में किसने प्रयास किया था? हेनरी ने। एग्जाम के अंदर देखो, अगर इजी लेवल एग्जाम में क्वेश्चन देने का मन होगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा हिंदू कॉलेज की स्थापना, या फिर अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा तो आपको बोलेगा कि राजा राम मोहन राय के साथ किसने प्रयास किया था हिंदू कॉलेज को स्थापित करने का? हेनरी ने। कब हुआ था स्थापित? 1817 के अंदर। ठीक है, इसी कॉलेज का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज का नाम बाद में बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। ठीक है, और इस प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर 1835 में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू की। किसने लागू किया अंग्रेजी शिक्षा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को भी लागू किया। कब? 1835 में। किसमें? प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। प्रेसिडेंसी कॉलेज किसका बदला हुआ नाम था? हिंदू कॉलेज का बदला हुआ नाम था। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? एक पत्रिका निकाली थी जिसको हम बोलते हैं संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये पत्रिका किसने निकाली? राजा राम मोहन राय ने। एग्जाम में क्या पूछेगा? यहां से एग्जाम में पूछेगा कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी वो वार्षिक थी, दैनिक थी या साप्ताहिक थी? ठीक है, तो याद रखें वो क्या थी? वीकली, साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार निकलती थी। ठीक है, संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय ने जो निकाली थी वो वीकली यानी साप्ताहिक रूप से निकलती थी, सप्ताह में एक बार सिर्फ निकलती थी। ठीक है, ये काम किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद राजा राम मोहन राय के अलावा एक और व्यक्ति थे यहाँ पे, बड़े ही ब्रिलियंट थे इन्हीं की तरह से, उनका भी काफी नाम था। तो उसका नाम हेनरी विवियन डेजियो।
हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो जो हैं ये कौन थे? एक्चुअल में ये एक कवि थे, इसीलिए इनको कविराज कहा जाता था। और पहले भारत के पहले राष्ट्रीय कवि इनको कहा गया। भारत के पहले राष्ट्रीय कवि इनको कहा गया, इनको विवियन डेरेजियो को। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये क्या थे? एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन थे। कैसे? इनके जो पिता थे वो कहाँ से थे? वो थे कनाडा से। और इनकी माता जो थी वो कहाँ से थी? वो थी भारत से। इसीलिए ये एंग्लो इंडियन थे और पहले राष्ट्रीय कवि या कविराज भी इनको कहा जाता था। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किया वो क्या किया था? इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ठीक है, और इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या डिमांड किया था? एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी न्यूज़पेपर या किसी प्रकार का माध्यम, जो भी पत्रिकाएं निकलती थी उनकी स्वतंत्रता, या फिर जो हमारे हिंदू या मुस्लिम कोई भी धर्म है उस धर्म के अंदर जितनी कुरीतियां हैं, जितनी गलत चीजें हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए कहा था इन्होंने। एक और चीज, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके अंदर जो जमींदार होते थे उन जमींदारों को हटाने का इन्होंने मांग किया था। यानी एक प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार के लिए, युवाओं को उत्प्रेरित करने के लिए ये मूवमेंट, ये आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम कहते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो ये उस मूवमेंट के लिए मुख्य उद्देश्य थे इनके। और ये हिंदू कॉलेज के अंदर अध्यापक भी रहे काफी समय तक। ये सब घटनाएं हमारी घटित हुई इनके शासनकाल के दौरान, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद 1835 के अंदर बेंटिक के बाद एक और गवर्नर जनरल बन के आए, चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की। प्रेस की स्वतंत्रता किसने प्रदान की? चार्ल्स मेटकॉफ। कब आए ये बन के? 1835 में। और ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। यानी गवर्नर जनरल का कार्य वहन करने के लिए आए थे। ठीक है, कुछ समय के लिए। तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे और इन्होंने क्या किया? प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की। आइए अगले गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करते हैं। अगले गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब तक रहे? 1836 से 1842। इनके समय पे भी एक इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई थी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, यानी अफगान के साथ युद्ध। ठीक है, अफगान के साथ पहला युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। कब से कब तक हुआ था ये हुआ था 1839 से 1842। 3 साल ये युद्ध चला था, ब्रिटिश और अफगानिस्तान आप बोल सकते हो, इनके बीच में। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ लड़ाई करने के लिए मोहम्मद खान कौन थे? अफगानिस्तान के राजा ये थे। लड़ाई का कारण क्या था? इस डिस्प्यूट की वजह क्या थी?
इस डिस्प्यूट का कारण था कि जो अफगानिस्तान की पोजीशन है वो इस प्रकार से है कि मध्य एशिया को जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है वो। तो इसलिए अफगानिस्तान को रूस भी जीतना चाहता था, रशिया, भारत में ब्रिटिश लोग भी जीतना चाहते थे, उधर से ईरान भी जीतना चाहता था अफगानिस्तान को। तो तीनों प्रकार से एक युद्ध चल रहा था, सब अपने अपनी तरफ उसको खींचना चाहते थे। अफगानिस्तान की मित्रता रूस की तरफ ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और पहला एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बुरी तरह से हार हुई थी। यानी पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश कंपनी बुरी तरह से हारी थी और उनकी प्रेस्टीज खो गई, यानी उनका जो दबदबा था भारत के अंदर वो खो गया इस युद्ध के अंदर। यही हुआ था युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड ऑकलैंड के बाद में लॉर्ड एलनबरो। 1842 से 1844 2 साल ही रहे थे लॉर्ड एलनबरो। इनके शासनकाल के दौरान क्या घटना घटित हुई? कोई विशेष घटना नहीं थी, छोटी सी घटना थी। 1843 के अंदर जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, उस सिंध का भारत के अंदर क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे सिंध का विलय कब हुआ? 1843 के अंदर। किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद अगले गवर्नर जनरल हमारे हेनरी हार्डिंग और ये रहे थे 1844 से 1848 के बीच में। इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल रहे थे। इनके टाइम के दौरान कौन सी विशेष घटना हुई? तो इनके टाइम पे एक युद्ध था जिसको हम बोलेंगे एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट, पहला आंग्ल सिख युद्ध, और एक इसी के साथ बता देता हूं एक और भी जो हुआ था सेकंड एंग्लो सिख वॉर, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। ये युद्ध शुरू तो इन्हीं के टाइम पे हो चुका था, लेकिन सेकंड एंग्लो सिख जो वॉर था ये लड़ा गया था डलहौजी के टाइम पे। इनका समय क्या था? कब कब ये युद्ध लड़े गए? ये युद्ध हुआ था 1845 से 1846 इस टाइम पे, और ये जो युद्ध था ये हुआ था 1848 से 1849 इस समय पे लड़ा गया था। ठीक है, युद्ध के रीजन क्या थे, कारण क्या थे? युद्ध का कारण था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के जो साथ जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अंदर अपनी साख, अपना दबदबा खो चुकी थी कंपनी। अब उसको वापस, उस दबदबे को वापस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? ये सिखों के ऊपर आक्रमण किया इसको जीतने के लिए। आप जानते हैं कि 1839 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनका माइनर सन जो था वो गद्दी पर बैठा दिया गया। कब बैठाया उनको? 1843 में। उनका जो माइनर सन था जिसको कहते हैं दुलीप नाम था जिसका, उसको 1843 के अंदर गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, और उसी के साथ एंग्लो सिख वार, जो पहला एंग्लो सिख वार था वो लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? जो सिख थे उनकी हार हुई और अंग्रेज जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी जीत हुई इस युद्ध के अंदर। अब इस युद्ध की जो शांति हुई वो किस संधि के द्वारा हुई? वो हुई लाहौर की संधि के द्वारा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के द्वारा इस युद्ध को शांत कर दिया गया। चलिए, ये भी निर्णायक युद्ध था। इसके बाद तो सिखों का साम्राज्य वैसे ही आपका पतन की तरफ चल चुका था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिन्होंने दबदबा कायम करके रखा था, लेकिन वो भी अंग्रेजों के साथ ही मिले हुए थे। चलिए, सेकेंड एंग्लो सिख वार जो हुआ इसका कारण कुछ खास नहीं था,
इसका कारण सिर्फ यही था कि सिखों का जो साम्राज्य है उसको अंग्रेजी हुकूमत के अंदर मिला लेना, और इन्होंने ऐसा ही किया, अटैक किया सिखों के ऊपर, और दुलीप जो शासक था वहां का उसको भेज दिया लंदन, पेंशन पे भेज दिया, और वहीं पे इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, और सिख साम्राज्य जो था उसको अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया। कब? 1849 के अंदर। तो इस प्रकार से सिख साम्राज्य का यहाँ पे पतन हुआ। ठीक है, इसके बाद अब अगला गवर्नर जनरल हमारा हम पढ़ेंगे, उसके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हम पढ़ेंगे। इनके बाद अगला गवर्नर जनरल हमारा आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और ये रहे 1848 से 1856 इस टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी जो है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका है कार्य वो क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी इन्होंने एक ऐसी नई व्यवस्था चलाई, जैसे कि पीछे सहायक संधि चलाई थी हमारी, इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी नीति चलाई जिस नीति के द्वारा ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते थे कि दूसरे जो स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य थे भारत के अंदर, रियासतें थी, उनके राज्य को क्या कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए। अपहरण का मतलब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर उनके राज्य को मिला लिया जाए, यानी जो स्वतंत्र राजा थे उनको वहां से हटा के और अंग्रेजी हुकूमत के अंदर उन छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया जाए। इसी को मिलाने को एक कहा जाता था राज्य हड़प की नीति। अब ये नीति क्या थी? इस नीति के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा? लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि 3 कारण ऐसे हैं, अगर किसी रियासत पे उन तीनों में से एक भी कारण फिट बैठेगा तो वो रियासत अंग्रेजों के द्वारा अपने अंदर मिला ली जाएगी। अब देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला, गोद लेने की प्रथा। गोद लेना, इन्होंने कहा कि अगर कोई शासक है, किसी साम्राज्य के ऊपर शासन कर रहा है, अगर उसका खुद का कोई बेटा नहीं है तो दूसरा किसी को गोद नहीं ले सकते वो। अगर वो ऐसा करेंगे, किसी दूसरे को गोद लेंगे, तो तुरंत उनका शासन, उनका साम्राज्य जो है वो किसके अंडर में चला जाएगा? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा, यानी हड़प लिया जाएगा उसका राज्य। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कुशासन, यानी कि अगर कोई राजा अपना शासन अच्छे से नहीं चलाएगा, यानी उस राज्य के लोग उससे खुश नहीं होंगे, तो भी उसका जो साम्राज्य है वो कौन हड़प लेगा? अंग्रेज अपने पास में, अपने अंडर में ले लेंगे। और इसी आधार पे अवध जो साम्राज्य था, रियासत थी, उस अवध को अंग्रेजों ने मिला लिया था अपने अंदर राज्य हड़प नीति के द्वारा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवध को कौन से कारण से अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया था? कुशासन के आधार पे। या तीसरा इस नीति के अंदर था कि अगर किसी साम्राज्य से अंग्रेजों का युद्ध होता है, किसी रियासत से अंग्रेजों का युद्ध होता है और अंग्रेज उसको जीत लेते हैं, तो भी वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएंगे, यानी जीते गए जो थे, जो जीत लिए जाए अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रकार से कौन कौन थे? पंजाब, अभी आपने ऊपर देखा एंग्लो सिख वार हुआ था, तो उसमें सिख हार गए थे, पंजाब में ही तो थे वो। तो पंजाब और एक बराड़, ये 2 ऐसे स्थान थे। पंजाब को तो आपने देखा 1849 में हड़प लिया था, और बराड़ को 1852 में हड़पा था। ठीक है, तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। 3 आधार पे राज्यों को, छोटी छोटी रियासतों को हड़प लेते थे। अब कुछ हड़पे गए स्थान जो थे, कुछ हड़पे गई रियासतें छोटी छोटी थी, उनके नाम आपको बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सतारा, जो मैंने पीछे जिक्र किया था, मराठों का अधीन क्षेत्र था। एक संभालपुर उड़ीसा के अंदर जो है, एक बाघोत, एक जैतपुर और एक उदयपुर।
राजस्थान के अंदर जो है। तो ये 5 स्थान थे जिनको उन्होंने कब हड़पा था। इन 500 स्थान को एक साथ एक ही साल के अंदर 1848 में हड़प लिया था इस नीति के द्वारा। इसके बाद में 1853 के अंदर उन्होंने हड़पा था झांसी को, और 1854 में उन्होंने हड़पा था नागपुर को। ठीक है, तो एग्जाम में किसी प्रकार से पूछ सकता है 1848 में किस किस को हड़प लिया था, 53 में कब, या नागपुर को कब हड़पा था। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में एग्जाम में आपसे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। डलहौजी के शासनकाल के दौरान किस किस चीज की शुरुआत हुई थी वो देखिए। सबसे पहले तो 1853 के अंदर 16 अप्रैल 1853 के अंदर 16 अप्रैल 1853 के अंदर पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, और इस ट्रेन जो है इसके अंदर कितने यात्रियों ने सफर किया था। सबसे पहले 400 यात्रियों ने इसके अंदर सफर किया था। कहां से कहां चली थी ट्रेन, बंबई से थाने, जो कि कितना दूर पड़ता है 34 किलोमीटर। एग्जाम में पूछे कितने मील पड़ता है 21 मील, तो 34 किलोमीटर या 21 मील पहली ट्रेन चली थी बंबई से थाने तक। कब चली थी 1853 में। कितने यात्री थे 400। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी, कहां से कहां चली थी, कलकत्ता से रानीगंज चली थी, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज चली थी। इसके बाद 1853 में ही पहली टेलीग्राम लाइन बनी थी। ठीक है, 1853 में पहली टेलीग्राम लाइन चालू हुई थी। कहां से कहां चालू हुई थी, कलकत्ता से आगरा। ये तो थी इंटरस्टेट, कलकत्ता से आगरा थी, ये थी इंटरस्टेट टेलीग्राम लाइन। इंटरस्टेट का मतलब 2 राज्यों के बीच, ये बंगाल के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक और चली थी जो इंट्रास्टेट थी, यानी कलकत्ता से रानीगंज। ये दूसरी, डायमंड हार्बर, कलकत्ता से डायमंड हार्बर। ठीक है, डायमंड हार्बर ये थी, दोनों बंगाल के अंदर थी। ये इंट्रास्टेट टेलीग्राम लाइन थी। इंट्रास्टेट का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर 2 स्थानों के बीच में जो चले। तो 1853 के अंदर टेलीग्राम लाइन चली थी। ठीक है, इंटरस्टेट भी और इंट्रास्टेट भी। किस किस स्थानों के बीच चली थी वो मैंने आपको बताया। इसके बाद 1854 में पहला पोस्टल टिकट जारी हुआ था। और 1837 में पहला पोस्ट ऑफिस बना था। ये पहला पोस्ट ऑफिस जो बना था ये कहाँ पे बना था, बाकुल में बना था, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका, मुंबई के अंदर, 1837 में। और ये जो पोस्टल टिकट जारी हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था जारी, कराची के अंदर जारी हुआ था। 1854 के अंदर ही शिपिंग कॉरपोरेशन यानी जहाजरानी, यानी समुद्री मार्ग के थ्रू जो माल को लाया ले जाया जाता है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन की स्थापना भी कब हुई थी, 1854 के अंदर ही हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों आपको कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सारे का सारा कंटेंट आपको सीरीज वाइज लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे कक्षा के अंदर आप सिर्फ सुनते रहें, सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको लिखा हुआ एक PDF फॉर्म में मिल जाता है। तो वहाँ से उसको डाउनलोड करें या कक्षा को सुनते रहें। इसके बाद 1854 के अंदर आया था चार्ल्स वुड या वुड डिस्पैच के द्वारा एक घोषणा की गई कि भारत के अंदर 3 विश्वविद्यालय बनाए जाएं। 3
विश्वविद्यालय बनाए जाए, 3 यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर स्थापित की जाए, ये स्थापना की गई थी इसके द्वारा। और वो 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बनाने की बात कही गई थी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। इसके बाद भी वैसे कुछ विश्वविद्यालय बनाए गए, जैसे कि 1882 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी, 1897 के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और 1915-16 के आसपास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और 1920 में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ आपके 1929 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है, वो सब चीज सारी कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस बुल डिस्पैच के द्वारा ये 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर स्थापित करने की बात कही गई थी। और इसके बाद जो डलहौजी के शासनकाल में लास्ट एक चीज थी, वो थी 1856 में, जो क्या था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया। ठीक है, 1856 में। और इसी के साथ 1856 में ही गन्स आई, एक मैचलॉक गन्स थी या इनफील्ड राइफल्स कहते थे, एक नई गन्स आई। उन राइफल्स के अंदर जो कारतूस डलते थे उनमें चर्बी लगी होती थी, यानी उन कारतूस को डालने से पहले उनके ऊपर चर्बी जो थी, सुअर या गाय की चर्बी लगी होती थी, उसको मुंह से खींचकर निकालना पड़ता था, उसके बाद ही वो चलती थी। ठीक है, तो ये एक राइफल्स आई 1856 में, किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। तो इसी के साथ डलहौजी की शासनकाल की सारी घटनाएं कंप्लीट होती हैं। इसके बाद अगले हमारे गवर्नर जनरल, जिसको हम बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग, जो रहे थे 1856 से 1862। इनके बारे में याद रखिएगा, 1856 से 1858, ये 2 साल के दौरान इनको कहा गया गवर्नर जनरल। और 1858 से 1862, इस दौरान इन्हीं का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसरॉय। इनका नाम कर दिया गया वायसरॉय। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल्स नहीं रहे, अब वायसरॉय कहे जाने लगे। और अगला हमारा जो सेक्शन है, हमारे आधुनिक भारत का चौथा सेक्शन, उसके अंदर जो भी 15 से 20 वायसरॉय हमारे बनकर आए थे भारत के अंदर, उन्हीं को हम शुरू करेंगे और उनके शासनकाल में घटित होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। तो ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, जिसके साथ हमारे हिस्ट्री का तीसरा भाग भी कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है, इनके टाइम पे एक बहुत ही भयानक और एक मोड़ ही बदल दिया, जिसने भारतीय इतिहास का एक क्रांति हुई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी, अब हम इस कक्षा के अंदर उसको पढ़ेंगे और ये क्रांति कंप्लीट होगी तो हमारा तीसरा सेक्शन भी इतिहास का कंप्लीट हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो देखिए, इस रिवोल्ट के टाइम पे क्वीन रानी कौन थी? इंग्लैंड की विक्टोरिया। अच्छा, इस समय पे वहां पे पीएम कौन था ब्रिटेन का? पाल्मस्टन। और मुगल किंग कौन था भारत के अंदर? मुगल किंग कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तीनों बात याद रखें। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, आपने पहले ही पढ़ लिया। ये जो रिवोल्ट हुआ था, ये जो आपके क्रांति हुई थी 1857 वाली, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस क्रांति के अंदर कारण क्या थे, काज क्या थे। ठीक है, जो जनरल कॉज थे, सामान्य कारण जो थे, जो लंबे समय तक धीरे धीरे एक कारण बने इस क्रांति का, वो काफी सारे कारण थे। कभी भी कोई क्रांति या कोई विद्रोह होता है तो एक ही कारण नहीं होता उसके पीछे बहुत सारे हिडन कारण होते हैं और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्रांति के पीछे प्रशासनिक कारण जो था, पॉलिटिकल जो काज था, वो क्या था? नीतियां। वो थी ब्रिटिश कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली नीतियां, जैसे राज्य हड़प नीति, अभी भी आपने पढ़ा था। इस प्रकार की नीतियां जो थी
वो लंबे समय तक इरिटेट कर रही थी भारतीय रियासतों के शासकों को और हमारे लोगों को। तो ऐसे कुछ प्रशासनिक कारण भी थे। इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारण या कुछ धार्मिक कारण, जैसे कि मैंने बताया कि धार्मिक कारण जैसे कि कुछ सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। हिंदू अपने आप में बहुत कट्टर होते हैं और इसलिए उनकी प्रथाओं को जब खत्म किया जाता तो जोरदार विरोध भी करते थे। तो ये सब धार्मिक कारण भी रहे जिससे कि लोग भड़क उठे। ऐसे और भी कारण रहे काफी सारे इस रिवोल्ट के, जैसे कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब है कि करों का बोझ, लोगों के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा था, जमीनें हड़प ली जाती थी, तो इससे भी किसान लोग भी इरिटेट हो गए थे। यानी कि हिंदू लोग प्रथाओं को समाप्त करने से इरिटेट, किसान लोग करों के बोझ से इरिटेट, और जो रियासतों के शासक थे वो उनकी रियासतें हड़प ली गई थी उससे इरिटेट। तो एक प्रकार से सभी वर्ग जो थे उन सभी को इरिटेशन हुई और सभी के सभी भड़क उठे। तो ये तो थे जनरल कोज, सामान्य कारण। लेकिन मुख्य कारण जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तात्कालिक कारण था, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि इनफील्ड राइफल्स आई थी जिनके अंदर क्या डाला जाता था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग होता था उन राइफल्स के अंदर, ये था तात्कालिक कारण। इसके अंदर क्या होता था? चर्बी वाले कारतूस के अंदर चर्बी किसकी होती थी? गाय या सूअर की चर्बी होती थी। और जो लोग थे वो धार्मिक रूप से इसको अपमान समझते थे कि राइफल चलाने के लिए उनको अपने मुंह से वो चर्बी वाले कारतूस मुंह से निकालने पड़ते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस बात के कारण विरोध खड़ा कर दिया। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, तो जो लोग सबसे ज्यादा चर्बी वाले कारतूस को मुंह से निकालने का विरोध कर रहे थे उन लोगों ने ही सबसे ज्यादा चर्बी अपने मुंह से निकाल के अंग्रेजों के ऊपर राइफल्स चलाई थी। ठीक है, तो आइए अब इस युद्ध के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए वो सारे हम पढ़ते हैं इस रिवोल्ट के अंदर। तो ये तो हमने देखा क्वीन कौन थी, पीएम कौन था, क्या क्या कारण है, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, और तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना। ठीक है, अब ये युद्ध शुरुआत कहां से हुआ? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? सबसे पहला क्रांतिकारी जिसने इस क्रांति को शुरुआत किया, मंगल पांडे। वैसे तो ये क्रांति बाद में शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक मंगल पांडे ने इसको शुरू कर दिया। ये सैनिक थे, कौन सी रेजिमेंट के थे? तो सबसे पहली चीज तो याद है कि बैरकपुर छावनी जो बंगाल के अंदर थी, बंगाल की बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट और 19वीं स्थाई पैदल सेना के सैनिक थे। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं रेजिमेंट जो थी उसके 19वीं स्थाई पैदल सेना के एक सिपाही थे, और इन्होंने सबसे पहले विद्रोह आरंभ किया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। इनको फांसी देने के बाद अब युद्ध और भड़क गया और दूसरे लोगों के अंदर भी साहस आ गया और ऊपर से बदला लेने की भावना, जिसके कारण अब इस विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। इस विद्रोह की शुरुआत हुई कहां से हुई? मेरठ से हुई, और 11 मई 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया इन्होंने। इस क्रांति के लिए जितने भी रियासतों के शासक थे सबने अपना नेता किसको बनाया? वो इन्होंने बनाया मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया, और भगत खान ने इनका साथ दिया। अब मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ये युद्ध के नेतागिरी कर रहे थे। तो एक नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तब सुनेंगे, जिन्नत महल ने बहादुर शाह द्वितीय को बुलाया और
कहाँ बुलाया? रंगून में, और वहां बुला के इनको मरवा दिया। जिन्नत महल कौन थी? जिन्नत महल बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा किसी दूसरे की हड़पी हुई पत्नी थी। किसी और की पत्नी को इन्होंने हड़प रखा था। अब इनके मन में था, जिन्नत महल के मन में, कि बदला तो मैं लूंगी बेटा। उन्हें बुलाया और बुला के अंग्रेजों से कैप्चर करवा दिया और मरवा दिया। और बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1862 के अंदर। ये आखिरी मुगल किंग थे जो 1862 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ। इसके बाद में पूरे भारत के अंदर जो अलग अलग रियासतों से, अलग अलग जगह से शासक थे, वो एकत्रित हुए और अपने अपनी जगह से विद्रोह उन सब ने शुरू कर दिया। सब ने अपनी अपनी जगह से विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, अब कौन कौन सी जगह से किस किस ने नेतृत्व किया, वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना दिल्ली से। दिल्ली से किसने यहाँ पे इस विद्रोह को, दिल्ली से किसने ऑपरेट किया? दिल्ली से ऑपरेट किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। जो मुगल किंग थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया सेना का। इसके बाद बरेली से किसने किया? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया। ठीक है, और कानपुर से नाना साहेब ने किया। कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया। ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से राव तुलाराम ने नेतृत्व किया। अवध से बेगम हजरत महल ने इसके लिए सेना का नेतृत्व किया। आरा बिहार से कुंवर सिंह ने किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया। असम से मनीराम सिंह दत्ता ने किया। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। तो ये कुछ नेतृत्व मैंने आपको बताए जो कि अलग अलग शासकों ने अपनी अपनी सेना का भारत के अलग अलग कोनों से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और कानपुर से नाना साहेब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से लक्ष्मीबाई, और इसके अलावा बरेली से खान बहादुर खान, और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से आपके राव तुलाराम। ठीक है, आरा बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, ये कुछ मैंने बताया आपको जिन्होंने नेतृत्व किया था अलग अलग जगह से सेनाओं का, और इस युद्ध में कूद पड़े थे। और लास्ट में इस का रिजल्ट क्या निकल कर आया? तो ये युद्ध जो था भारतीयों के लिए वो विफल हो गया और भारतीयों की हार हुई इसके अंदर। ठीक है, लेकिन युद्ध विफल होने के बावजूद कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे आउटकम्स इस युद्ध के अंदर निकल कर आए। वो क्या थे? वो अच्छे आउटकम ये थे कि पहली बार हिंदू मुस्लिम लोग जो थे वो एक साथ मिलकर के लड़े। पहली बार हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े, और ये युद्ध की समाप्ति कर, वैसे चाहे विफल हो गया हो, जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला हो, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद दोबारा से गोद लेने की प्रथा आरंभ हो गई। गोद लेने का अनुमति दोबारा से जो रियासतें थे उनको मिल गई। ये दो चीजें अच्छी हुई। ठीक है, वैसे इस विद्रोह को जो ऑथेंटिक बुक्स या राइटर हैं या उस समय पे जो समाज सुधारक थे वो इस युद्ध को एक सिपाही विद्रोह कहते हैं, सिर्फ कि एक सिर्फ सिपाही विद्रोह था। लेकिन वीडी सावरकर ने कहा था कि ये हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। वीडी सावरकर के अनुसार, अगर एग्जाम में पूछ ले कि वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, उन्होंने कहा था ये हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। ठीक है, और ये जो 1857 की क्रांति थी इसका प्रतीक क्या था, इसका चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक था चपाती व फूल। ठीक है, चपाती व फूल इस युद्ध का सिंबल था। ठीक है, जो आपका लड़ा गया था इस समय में। अब विफलता के कारण क्या थे? विफल क्यों हुई, सफल क्यों नहीं हुई? तो याद रखें, सफलता के कारण, सफलता न होने का कारण क्या था? सबसे पहले तो राष्ट्रीय भावना की कमी, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरी बात लीडरशिप की कमी, क्योंकि युद्ध एकदम से इस प्रकार से छिड़ गया कि उनको समय ही नहीं मिला। ये एक प्रॉपर लीडिंग करने वाला नहीं था, क्योंकि लीडर जिसको बनाया था वो तो आपके पहले ही मर चुके थे, पकड़े जा चुके थे। लीडरशिप की कमी, राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा कह रहा है जमींदार, जो हमने जिक्र किया था पहले, जमींदारों ने किसका साथ दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया उन्होंने। चौथी चीज यातायात की भी कमी थी हमारे पास। पांचवी चीज संसाधनों की भी कमी थी। ठीक है, तो ऐसे सब कारण थे जिनके कारण
ये विफल हुआ हमारा 1857 की क्रांति का युद्ध। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो हमारी ब्रिटिश जो सत्ता थी, जो भारत की सत्ता थी, वो कंपनी के को छोड़कर कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी शासन जो था, पहले जो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और अब हमारे भारत का शासन सीधा किसके पास चला गया? जो ब्रिटिश महारानी थी उनके शासन में, उनके हाथों में चला गया। यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सीधा चला गया। ब्रिटिश लोग जो थे, यानी संसद एक प्रकार से बोल सकते हो, वैसे तो जो महारानी है ऐसा कहा जाता है, महारानी के हाथों में गया। ठीक है, तो ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। अब ये सारी सूचना देने के लिए, इस युद्ध के बाद भारत के अंदर शासन के बारे में सारी चीजें देने के लिए क्या हुआ? 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आया महारानी का। महारानी का घोषणा पत्र आया। महारानी कौन थी वो पहले मैं आपको बता चुका। और इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद दरबार लगा के पढ़ा गया। इलाहाबाद दरबार लगा के पढ़ा गया और इसी दरबार लगाने के बाद जो घोषणा पत्र पढ़ा गया उसी के अंदर ऐसा कहा गया कि अब भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया है और अब वहीं से शासन होगा। और एक नए पद, कंपनी को समाप्त कर दिया और एक नए पद भारत सचिव का निर्माण किया गया। और इस भारत सचिव के लिए, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और इस भारत सचिव के लिए एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया ताकि ये अपने काम उस मंत्री परिषद की सहायता से कर सके। और इसी घोषणा पत्र के अंदर क्या किया गया कि जो 1853 में ICS जो सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता था, 1853 में जो शुरू हुआ था लंदन के अंदर, उसके अंदर भारतीयों को बैठने की भी अनुमति मिल गई। अनुमति मिली तो सबसे पहले जो ICS की परीक्षा में बैठे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो असफल हुए। एक्चुअल में एग्जाम उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन उसमें क्या होता था कि एग्जाम के बाद में घोड़ों वगैरह के ऊपर बैठ के कुछ दौड़ वगैरह होती थी, उसके अंदर वह असफल हुए थे। इसके बाद लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर गए, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और पहले ICS बने भारत की तरफ से। ठीक है, उन्होंने कब किया ऐसा? 1863 के अंदर। और इसके बाद में 1862 में 3 हाई कोर्ट भी बने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। 1862 में 3 हाई कोर्ट भी बने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। और चौथा भी बना था जो कि इलाहाबाद के अंदर बना था 1866 में। और ये जो इलाहाबाद के अंदर बना था, इसको 1864 में आगरा में बनना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतनी सारी घटनाएं और हमारे 1857 की क्रांति थी जो कि असफल हुई। किसने कहाँ से नेतृत्व किया वो भी मैंने आपको बताया और उसके बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसके बाद में चौथा सेक्शन हमारा शुरू होगा आधुनिक भारत का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वायसराय जितने भी आए बनकर और उनके शासनकाल में जो जो घटनाएं घटित हुई। ठीक है, तो क्लास कक्षा कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई शिकायत किसी प्रकार का या कॉम्प्लीमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।